आपका स्वागत है ग्लोबल एमके स्टडी में। आज हम आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ेंगे, जिसमें हम आधुनिक इतिहास में जो भी टॉपिक आएंगे, जैसे कंपनी, यूरोपीय कंपनियों का आगमन, बंगाल के नवाब और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच क्या हुआ था, जैसे प्लासी बक्सर के युद्ध, इनको भी पढ़ेंगे। मतलब जो क्षेत्रीय राज थे, पंजाब, मैसूर, इनके बारे में, गवर्नर, वायसराय, जनरल, इनके बारे में पढ़ेंगे। और ब्रिटिश की जो भू राजस्व नीतियाँ थीं या लैंड रिफॉर्म थे या भू सुधार थे, उनके बारे में पढ़ेंगे। और धन का बहिर्गमन सिद्धांत, ठीक है ना, 1857 की क्रांति, मतलब काफ़ी टॉपिक जो भी हैं इसमें सारे टॉपिक को पढ़ेंगे हम। और इसमें टॉपिक हैं जम्मू कश्मीर तक हैं, जम्मू एंड कश्मीर तक, यहाँ तक हम इसको पढ़ेंगे। जो भी वीडियो बनेगी हमारी, आप हमारे यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं, जो भी बनेगी, ठीक है, इसी चैनल के माध्यम से मिलेंगी आपको। चलो नेक्स्ट चलते हैं आगे। सबसे पहले टॉपिक नंबर 1। टॉपिक नंबर 1 कह रहा है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। किस तरह से यूरोपीय लोग आगमन कहाँ हुए? भारत में। उसका क्रम बताया गया है, किस तरह से आए थे। देखते हैं। सभी लोगों को पता है पुर्तगाली, यानी कि वास्को डी गामा 1498 में भारत के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज की। अहमद इन मजीद साजक था इसका खोज कराने के लिए, लेकिन इसका स्वागत किसने किया था? कालीकट के शासक जमोरिन द्वारा इसका स्वागत किया था। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि वास्को डी गामा का स्वागत किसने किया, तो आप जमोरिन मानेंगे। जमोरिन एक पदवी थी, एक उपाधि थी, ये किसी का नाम नहीं था, ठीक है ना। इस बात का आपको ध्यान रखना है, कोई व्यक्ति नहीं था, एक उपाधि थी। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये क्यों भारत कोई आ रहा है? सीधी बात है, अगर कोई भारत आ रहा है तो उसको लाभ के लिए आएगा। तो लाभ क्या था? काली मिर्चें थी, व्यापार यहाँ से लेके गया तो 60 गुना मुनाफा हुआ। मुनाफे को देखते हुए भारत 3 बार आया था। उसका मैं आपको रूट भी दिखा देता हूँ 3 बार। ऐसे ये मैप मैंने नेट से ही लिया है, ये रहा। ये आपका पुर्तगाल ऊपर दिया है, ठीक है। नीचे होते होते यहाँ से दक्षिण अफ्रीका से होते हुए इधर से इसका जहाज़ है, यहाँ से मेडागास्कर से भी से निकलते हुए ये कोचीन दिख रही है, इसे कालीकट यहीं आया था, यहीं से काली मिर्चें ले गया था, तो उसको 60 गुना मुनाफा हुआ। इसी लालसा को लेकर यह 3 बार भारत आया था। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम। इसी में एक और शासक है इसमें, फ्रांसिस्को द अल्वीडा। ये एक प्रथम पुर्तगाली वायसराय था, ठीक है। भारत एक गवर्नर 1505 में। इसने ही ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत की थी, या शांत जल की नीति। आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से, ये इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। अब इसका प्रतिपादक हिंद महासागर में प्रभुत्व यानी स्थापना करना, यानी कि अपनी शक्ति को मजबूत करना, इसका एक मेन उद्देश्य था। आगे चलते हैं। अल्फांसो द अल्बुकर्क, ये भी भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। आपसे पूछा जाए कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का, ठीक है ना, वास्तविक संस्थापक, तो आप क्या मारेंगे? अल्बुकर्क, ठीक है ना। ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ये फैक्ट है, ये छोटे छोटे एग्जाम में पूछे जाते हैं अक्सर, जैसे आपका एनटीपीसी और इसी एसएससी वगैरह में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना। ऐसे 1510 में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीना गया था। यह भी क्वेश्चन अपने आप में एक बढ़िया क्वेश्चन है। मलक्का एवं हरमुज फारस की खाड़ी मुहाने पर अधिकार कर लिया गया था, ठीक है ना। कोचीन भारत में प्रथम यूरोपीय पुर्तगाली दुर्ग का निर्माण है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी और आरंभिक वर्ष, किस तरह से अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के आरंभिक वर्ष थे, यानी कि प्रारंभ कैसे हुआ। जैसे 1599 में इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल द्वारा स्थापना हुई थी। दिसंबर 1600 में महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा कंपनी को पूर्व के साथ व्यापार करने हेतु अधिकार पत्र 15 वर्षों के लिए प्रदान किया गया था, यानी कि अनुमति दी गई थी। आप कुछ भी मान सकते हैं, प्रदान या अनुमति दी गई थी, ठीक है ना। भारत का तत्कालिक मुगल बादशाह कौन था? अकबर। अब आपसे क्वेश्चन बन सकता है
कि 1600 में कौन था, अकबर मुग़ल बादशाह, ठीक है, अकबर के समय आए थे ये। 1611 ईस्वी में कंपनी द्वारा प्रथम अस्थायी कारखाना कहाँ खोला गया था, मछलीपट्टनम में स्थापित किया गया था। तत्कालीन कहाँ पर, मुग़ल जहांगीर था, ठीक है। शासक, सबसे इम्पोर्टेंट इनके शासक है, देखो भारत जब महारानी एलिजाबेथ ने जब प्रथम ने वहाँ कंपनी को पूर्व देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति दी, तो वहाँ भारत का तत्कालिक मुग़ल बादशाह जो दिल्ली में बैठा था वो कौन था, अकबर, ठीक है ना। अब 1611 में कंपनी द्वारा प्रथम अस्थायी कारखाना मछलीपट्टनम में स्थापित किया था, तब वायसराय जहांगीर था, ठीक है ना। यही आपसे क्वेश्चन बनेगा। 1613 ईस्वी में सूरत में अंग्रेजों ने प्रथम स्थायी कारखाना स्थापित किया था। यह क्वेश्चन PCS, ठीक है ना, इम्पोर्टेंट है, PCS के लिए पूछा गया कई बार, ध्यान रखना है आप लोगों को, मोस्ट इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट आगे चलते हैं। मूल नाम इसमें कह रहा है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, मूल नाम कंपनी देश इंदेश ओरिएंटल देश, ठीक है ना। स्थापना 1664 ईस्वी में। संस्थापक क्लॉबर्ट लुईस 14वें मंत्री थे वहाँ के। निर्माण राज्य द्वारा किया गया था, यानी कि इसका निर्माण एक राज्य द्वारा किया गया था। खर्च हेतु धन राज्य प्रदान करेगा, कोई इसमें प्राइवेट कंपनी नहीं थी फ्रेंच लोगों के साथ, जो था एक सरकार या राज्य था वही था उनका। तो 1667 ईस्वी में फ्रांसिस कैरो अभियान दल के साथ भारत रवाना हुआ, ठीक है। क्योंकि सबको लगा कि जैसे वास्को डी गामा भारत आया और काफ़ी यहाँ से काली मिर्च ले गया तो उसको काफ़ी मुनाफा हुआ, तो और दूसरों को लगा कि अरे हमें भी जाना चाहिए, तो फ्रांस, पुर्तगाली और तुम्हारे कई कंपनियां भारत आई, और आने के क्रम में इन्हीं कंपनियों में आपस में संघर्ष हुआ, ठीक है ना। उस संघर्ष को हम आगे समझेंगे। नेक्स्ट आगे चलते हैं। 1668 ईस्वी में सूरत में प्रथम फ्रांसीसी व्यापारिक कारखाना की स्थापना की। 1669 ईस्वी में मछलीपट्टनम दूसरी फ्रांसीसी कोठी बनाई गई थी। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, आप लोग याद रखना है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, इसमें दे रहा है महत्वपूर्ण तथ्य। अब महत्वपूर्ण है तो सीधी बात है एग्जाम में पूछे गए होंगे, तभी इसमें महत्वपूर्ण बोला गया है। जैसे अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सूती नाती का चयन करने वाला कासिम बाजार की फैक्ट्री का प्रथम या प्रमुख कौन था, तो जॉब चारनॉक। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना, ठीक है ना, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये कह रहा है कोची ब्रिटिश उपनिषद के तहत अंग कह रहा है कोची ब्रिटिश उपनिवेश के तहत सम्मिलित हुआ है। कौन, 1814 ईस्वी में कौन हुआ था ये। अंग्रेजी शासनकाल में अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध भारतीय राज्य कौन था, बिहार। ये बिहार BPSC में पूछा जाता क्वेश्चन है, ठीक है ना। बिहार BPSC वाले इस क्वेश्चन को देख सकते हैं कि अंग्रेजी शासनकाल में अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध भारतीय राज्य कौन था, बिहार, ठीक है, ध्यान रखना है। पुर्तगालियों को स्वारली नामक स्थान पर हराने वाले अंग्रेज अधिकारी का क्या नाम था। ये भी क्वेश्चन अपने आप में सीधा एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है ना, थॉमस वेस्ट, ठीक है ना। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में प्रयोग करने वाला यूरोपीय शक्ति कौन थी, तो पुर्तगालियों की शक्ति थी जहाज सबसे ज़्यादा, ठीक है ना, पानियों में, ठीक है ना, पानी यानी कि पानी के जहाज शिप में बोल सकते हैं। आपको एक और बात बताएं, जो नाव होती थी, नाव, ठीक है ना, उसके लिए सोरा और बारूद, ये बारूद कहाँ से आता था, तो तुम्हारे बिहार, ठीक है ना, बिहार से आता था, ठीक है ना। ये सोरा नाव की तली होती थी, तली, जैसे नाव है, मान लीजिए ये नाव है, ठीक है, तो नाव की तली पे भरा जाता था सोरा। उसका कारण क्या था, नाव थोड़ी बजनीली रहे, मतलब डूबे नहीं उसमें, ठीक है ना, इसलिए सोरा इसमें भरा जाता है। सोरा कहाँ से प्राप्त होता था, बिहार से,
ठीक है ना, ध्यान रखना आप लोगों को, अच्छा क्वेश्चन है ये। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के भारत आने का क्रम क्या है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, पहले पुर्तगाली, फिर डच, अंग्रेज, डेन, फ्रांसीसी। ठीक है ना, एक और बार मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेन, फ्रांसीसी। अब इन्हीं कंपनियों में आपस में क्या हो जाएगा, संघर्ष हो जाएगा। ठीक है ना, संघर्ष होगा। ठीक है, देखते हैं इनका, आगे पढ़ेंगे इसके संघर्ष को। अभी हमने आपको बताया था, देखते परीक्षा उपयोगी दृष्टि, यानी कि परीक्षा से संबंधित काफ़ी प्रश्न जो लास्ट ईयर या एग्जाम में पूछे गए हैं। भारत में सबसे पहले 1498 में सबसे अंत में जाने, यानी कि 1961 में कौन थे यूरोपीय शक्ति, तो कौन थे, पुर्तगाली। पहले आए थे, सबसे लास्ट में गए, सबको भगा दिया उन्होंने। ठीक है ना, यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम भारत में सामुद्रिक, यानी कि समुद्र में व्यापारिक केंद्र स्थापित किसने किया, तो मैंने आपको बताया था पुर्तगाली। इनकी जो नौसेना थी काफ़ी शक्तिशाली थी, और इनके जहाज़ की तली से और सबसे पहले इनके जो जहाज़ थे काफ़ी अच्छे थे, और नौसेना सबसे ज़्यादा खतरनाक नहीं की थी, यूरोप पुर्तगालियों की थी। जैसे टीपू सुल्तान और हैदर अली से युद्ध हुआ था, तो यही इसका एक कारण था, इनके पास नौसेना थी, तो वो ये जीत गए थे, वो शासक हार गए थे ऐसे। ठीक है ना, आगे चलते हैं। पुर्तगालियों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की, ये भी क्वेश्चन है, तो कन्नूर में, है ना, कन्नूर में। हुगली स्थित पुर्तगाली बस्तियों पूरी तरह से नष्ट किया गया था, तो मुगल बादशाह शाहजहाँ द्वारा। ठीक है ना, ध्यान रखना है। मछलीपट्टनम, इसे मछलीपट्टनम या मछलीपट्टनम या मछलीपट्टनम दोनों ही बोलते हैं। प्रथम डच फैक्ट्री का स्थापना स्थल, यानी कि प्रथम जो डच फैक्ट्री स्थापित हुई थी उसका स्थल है। ठीक है ना, पीपली। डचों की बंगाल में प्रथम फैक्ट्री कहाँ खुली थी, पीपली में। कहाँ खुली थी, आपको ध्यान रखना है, पीपली में। डचों की पहली फैक्ट्री कहाँ खुली थी, पीपली में। अब इसकी स्थापना पूछी जा सकती है, तो 1627 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे दे रहा है ये विभिन्न कंपनियों, जो यूरोपीय कंपनियां थी उनकी स्थापना वर्ष, कौन सी कंपनी किस वर्ष स्थापित की गई थी, उसके आने का क्रम क्या है भारत में, वो इसमें दिया है। सबसे पहले हम, आपको पता है पुर्तगाली आए थे, ऊपर भी पढ़ा था 1498 में। इसके बाद तुम्हारे जो दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग एंड टू ईस्ट इंडिया, यानी कि कंपनी आई थी किससे, 1599 में। नेक्स्ट आगे देखते हैं इसी में। वेरिंग दे ओस्ट इन दिस कंपनी डच ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि डच कितने में आए थे, 1602 में। डच 1602 में। ठीक है ना, अब डेन ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में आई थी। डेट आपको ध्यान रखना है, कभी ना कभी मैचिंग में एग्जाम में पूछ ही ले जाएगी। ठीक है ना कोई एग्जाम में आ ही जाएगी, पर है महत्वपूर्ण। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन बना सकता है कि डेन ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आई थी, तो आपको डेट दे देगा 1616 में, 1664 में, 1498 में, 1599। 4 ऑप्शन दे देगा, आपको मारना होगा 1616 में। नेक्स्ट आगे देखते हैं। कंपनी देश इन देश और जेंटलेस्ट फ्रांसीसी कब आई थी, 1464 में। सबसे लास्ट में आई थी फ्रांसीसी। ठीक है ना, ध्यान रखना। नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे दे रहा है महत्वपूर्ण संधियाँ। अब भारत में काफ़ी संधियाँ क्यों होती हैं, संधियाँ जब भी होंगी किसी के दो पक्षों के बीच झगड़ा होता है तभी संधियाँ होती हैं, या समझौते होते हैं, या उनमें समझौते किए जाते हैं। आज भी देखते होंगे आप लोग, दो पक्षों में जब झगड़ा होता है तो सामने एक दूसरे को मिला के, गाँव में अब तो न्यायालय है तो न्यायालय में सब काम होता है। पहले ऐसे होता था, आप हमसे संधि कर रहे हैं, ठीक है, आपका क्षेत्र जो इतना है हम आपको इतना दे देंगे, और आप इस एरिया में नहीं आना, और हम आपसे अधीनता स्वीकार करते हैं। ऐसे मतलब लोग संधियाँ करते थे। ऐसी संधियाँ, इसमें महत्वपूर्ण संधियाँ थीं। जैसे सबसे ज़्यादा पूछी जाती है इलाहाबाद की संधि, ये 1765 में हुई थी। इसकी डेट भी यहाँ रखना, 12 अगस्त 1765 में। अब पूछा जाता है किस किस के बीच, तो आप याद रखेंगे अंग्रेज और मुगल सम्राट आलम शाह द्वितीय के बीच। ठीक है ना, आपको यही ध्यान रख, ये प्रथम संधि थी। ठीक है ना, और इसमें 2 संधियाँ हुई थी। दूसरी संधि क्या थी, 16 अगस्त 1765 में। पहले हुई थी 12 अगस्त 1765 में, दूसरी 16 अगस्त 1765 में। पक्ष पूछा जाता है, यानी कि किस किस के बीच, तो अंग्रेज और अवध के नवाब
सिराजुद्दौला के मध्य, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे देखते हैं इसकी संधि एक और, मंगलौर की संधि बहुत पूछी जाती है। मंगलौर की संधि, इलाहाबाद की संधि, पीसीएस में तो मैचिंग दे देता है। ये दे दिया 1 2 3 4, 1 2 3 4, अब मिलाइए आप, ठीक है ना। या उसमें से 1 2 3 4 दे दिया, इसमें से 3 सही है, 1 गलत होगा तो पूछेगा कौन सा गलत है, ठीक है ना। ऐसे करके देगा पीसीएस में। देखते हैं इसमें कब हुई थी मंगलौर की संधि। 1784 में हुई थी, अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच हुई थी, ठीक है ना। ध्यान रखना मंगलौर की संधि कब हुई थी, 1784 में। किस उसके बीच हुई थी, अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच। मंगलौर की संधि कब हुई थी, 1784 में। किस किसके बीच हुई थी, अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच। नेक्स्ट आगे देखते हैं संधि मद्रास की संधि, ठीक है ना। वर्ष कब हुई थी, 1769 में। किस किस के बीच, हैदर अली और अंग्रेज के बीच। किस किस के, हैदर अली और अंग्रेज के बीच। ये भी संधि याद रखना है आपको, ठीक है ना। ये जितनी भी संधियाँ, इसमें जितना भी कंटेंट दे रहा हूँ ना मैं, सब प्री के लिए बेस्ट है एकदम, ठीक है ना। सलवाई की संधि बहुत पूछी जाती है, सलवाई की संधि। ये चारों संधियाँ इसमें कौन कौन सी, इलाहाबाद की संधि, ठीक है ना, मंगलौर की संधि और मद्रास की संधि और सलवाई की संधि। अगर इनकी डेट आपके सामने रख दें, ठीक है ना, अब मैचिंग बनाने के लिए सीधा क्वेश्चन बन जाता है पीसीएस में, किसी भी एग्जाम में। लेकिन जो छोटे एग्जाम होते हैं ऐसे एसएससी लेवल में, उनमें इनकी डेट ही पूछ लेगा। जैसे सलवाई की संधि कब हुई थी, 1782 में, ठीक है ना। इनके पक्ष शायद नहीं पूछे, लेकिन डेट तो कंफर्म है, 100% पूछेगा ही, ठीक है ना। तो सलवाई की संधि 1782 में अंग्रेज और मराठों के बीच हो रही है, ठीक है ना। ये सारी संधियाँ मैंने आपको दिखाई हैं, आप इनको अच्छे से नोट्स कर लेना, और काफ़ी अच्छी हैं ये संधियाँ ये। अब चलते हैं इनके प्रमुख डच व्यापारिक केंद्र। जो डच थे उनके व्यापारिक केंद्र क्या क्या थे, तो आपको याद रखना है। जैसे कोची, अहमदाबाद, नागपट्टनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम या मछलीपट्टनम, सूरत, पीपली, भरूच, आगरा, ठीक है। आप एक नज़र में इनको देख लेना। नेक्स्ट आगे देखते हैं, ये भी रह गया यहाँ पर, अंग्रेजी फ्रांसीसी संघर्ष। अब देखो कंपनी के बीच संघर्ष हो रहा है। मैंने अभी आपको बताया था ना कि अब इन कंपनियां आई हैं तो बीच में प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन होगा, तो झगड़ा होगा, तो वही होने लगा। जैसे कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48 तक चला था, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है, आता ही एग्जाम में। इसका तत्कालिक कार्य था, अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लिया था, ठीक है ना। अंग्रेज कैप्टन था बर्नेट ने, उसके नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लिया था। आपको पता ही है, जो पुर्तगाली जो अंग्रेज थे, मतलब वो तो अपनी सेना यानी कि नौसेना में तो काफ़ी उत्कृष्ट यानी कि मजबूत थे, तो उन्होंने कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लिया। ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार का युद्ध का विस्तार मात्र था, ठीक है। एक्सा-सापिल की संधि 1784 में हुई थी। है ऑस्ट्रिया बोलेंगे, सॉरी, इसको ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध समाप्त हुआ। अब पूछा जा सकता है आपसे कि जो कर्नाटक का प्रथम युद्ध था किस संधि के साथ समाप्त हुआ था, किस संधि के साथ समाप्ति हुई थी उस युद्ध की, तो आप क्या बताएंगे, एक्सा-सापिल की संधि 1748 में। नेक्स्ट आगे देखते हैं, बांडीवास का युद्ध अंग्रेज बना फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। समय क्या है इसका, यानी कि तिथि क्या है या कब हुआ था, तो आपका यहाँ जनवरी 1760 में हुआ था। नेतृत्व किसने किया था, आयरकूट में अंग्रेज़ों का और कांट दी लाली फ्रांसीसियों का। परिणाम क्या हुआ, अंग्रेज विजेता हुए। क्या हुआ, अंग्रेज विजेता हुए। पूछा जाता है कौन जीता कौन हारा। नेक्स्ट देखो, महत्वपूर्ण वर्ष यानी कि तिथि क्रम दिया गया है। आपको मैंने बताया तिथि क्रम से काफ़ी सवाल पूछता है पीसीएस, ठीक है ना, वनडे एग्जाम में भी आता है। जैसे पहला तिथि क्रम दिया है, इसमें देखते हैं, इसमें यहाँ से, हाँ यहाँ से देखते हैं थोड़ा। 1505 में फ्रांसीसी दी अल्वेड़ा, ठीक है ना, ऊपर में पढ़ाया था। ये अजदीप और किन्नूर दो ही बोलते इसको बोला था। इनमें पुर्तगाली विद्रोह का निर्माण किया था, ठीक है। इसके आगे चलते हैं, पुर्तगाली गवर्नर, ठीक है ना, नीनो डी कुन्हा बोला जाता है, कुन्हा 1529 से 1538 तक आया था, ठीक है। नेक्स्ट इसमें यह है तुम्हारा
1534 में गियासुद्दीन महमूद शाह बंगाल का शासक था। ठीक है ना, पूछा जा सकता है गियासुद्दीन महमूद शाह कहाँ का शासक था, आपके यहाँ मारेंगे बंगाल का शासक था। ठीक है ना, कहाँ का शासक था, बंगाल का शासक था। अब आगे देखते हैं इसने क्या किया। सतगांव और चटगांव में पुर्तगालियों को फैक्ट्री स्थापित की अनुमति दी थी। अब पूछा जा सकता है किस शासक ने सतगांव और चटगांव में पुर्तगालियों को फैक्ट्री स्थापित करने के लिए अनुमति दी या आज्ञा दी। तो आप क्या माने, इसका ऑप्शन मानेंगे गियासुद्दीन महमूद शाह। कहाँ का शासक था, बंगाल का। कहाँ का, बंगाल का। नेक्स्ट आगे देखते हैं इसमें। आगे इसमें वर्ष 1961 में, ठीक है ना, एनुअल एंटलियो वैक्सलो ए सिल्वा, ठीक है ना, गोवा का पुर्तगाली गवर्नर जनरल था। ठीक है ना, पुर्तगालियों का शक्ति का भारत में पलायन वापसी है इसके काल से। ठीक है ना, जितना इम्पोर्टेंट नहीं है फिर भी आप देख लीजिए, मतलब कब गोवा पुर्तगालियों की से खाली हुआ या कब उन्हें वहाँ से निकाला गया, तो आप इसको ध्यान रखना है फैक्ट को। नेक्स्ट आगे देखते हैं। 1661 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय इंग्लैंड के सम्राट थे। ठीक है, और इधर कैथरीन एक पुर्तगाली राजकुमारी थी जिसकी शादी हो गई थी इन दोनों का। ठीक है, विवाह हो गया, और विवाह हुआ तो दहेज में बम्बई प्राप्त हुई और चार्ल्स द्वितीय को दे दी गई। ठीक है ना, नेक्स्ट आगे देखते हैं। 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय के द्वारा बम्बई कितने में बेची गई थी, 10 पाउंड में वार्षिक किराए पर बेची, मतलब बेची ही गई थी, किराए पे नहीं दी गई थी, एक तरीके से पूरी बेची गई थी, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ने इसको ख़रीदा था। ठीक है ना, ध्यान रखना, ये फैक्ट है काफ़ी बढ़िया। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये भी इसमें फैक्ट दिए हैं काफ़ी विविध में। रणजीत सिंह ने तोप, गोला और बारूद बनाने कारखाना कहाँ स्थापित किया था, तो लाहौर या अमृतसर में। पूछा जाता क्वेश्चन, वनडे एग्जाम वाले तो इसको काफ़ी अच्छे से देख लें, उन्हीं के लिए वीडियो है मेन फोकस करके सबसे ज़्यादा। जो भी MTS वगैरह या SSC या MPC या GD का एग्ज़ाम देने जाएंगे वो बच्चे काफ़ी अच्छे से देख लें। पूछ रहा है रणजीत सिंह ने तोहफे, गोला बारूद बनाने के लिए कारखाने कहाँ स्थापित किए थे, लाहौर और अमृतसर में। नेक्स्ट आगे देखते हैं। आमिर के सवाई जयसिंह ने यूक्लिड के रेखांकित या रेखा गणित के तत्वों को अनुवाद किया था, किसमें, संस्कृत में। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। संगेरी मंदिर में शारदा देवी की मूर्ति निर्माण हेतु धन देने वाले मुस्लिम शासक का नाम क्या था, तो टीपू सुल्तान। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। लॉर्ड हेंगस्टीन ने पेशाई यानी कि पेशवाई को समाप्त किया था 1818 में। 1818 में पेशवाई समाप्त हो गई थी। ठीक है ना, ध्यान रखना, आपको अच्छा क्वेश्चन है। पेशवाई कब समाप्त हुई, 1818 में। नेक्स्ट आगे देखते हैं। द पायनियर समाचार पत्र का प्रारंभ 1865 में इलाहाबाद में किया गया था। जॉर्ज एलन ने, किसने किया था, जॉर्ज एलन ने। 1878 ईस्वी में देसी भाषा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अधिनियम से बचने के लिए रातों रात यानी कि अंग्रेजी भाषा को रूपांतरित किया था। बहुत पूछा जाता है, कौन सी पत्र का थी, अमृत बाजार पत्र का। ध्यान रखना इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट आगे देखते हैं, और कुछ दिए हैं इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। राजशाही उपाधि अधिनियम है, ऐसे पारित हुआ था 1876 में। इसको पारित किसने किया था, ब्रिटिश संसद ने। क्या प्रावधान था इसमें, महारानी विक्टोरिया भारत की संग्रामी नियुक्ति हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बहुत पूछा जाता है भाई, ध्यान रखना है सभी लोगों को। प्रारूपित और प्रस्तुत लॉर्ड डलहौजी के समय। ठीक है, किसके समय आया था, लॉर्ड डलहौजी के समय। अधिनियमित तिथि कब थी, 26 जुलाई 1865 में। तत्कालिक गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, ध्यान रखना है। इसी के समय में क्या हो रहा था, 1857 का विद्रोह, जिसे सिपाही विद्रोह कहते हैं। ठीक है ना, इसी के समय हुआ था। नियम 15, ठीक है ना, इसमें क्या था, विधवा विवाह वैध है, उत्पन्न संतान वैध है। ठीक है ना, नेक्स्ट आगे देखते हैं इसमें। अब आते हैं हम बंगाल के नवाब और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य क्या क्या हुआ था, किस तरह से इन्होंने प्लासी बक्सर युद्धों का सामना किया था। चलो चलते हैं आगे देखते हैं। मुर्शिद कुली खान, बंगाल का गवर्नर कौन था, मुर्शिद कुली खान। अंतिम गवर्नर
मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से बंगाल में नियुक्त किया गया था। ठीक है। इजारा व्यवस्था, भूमि बंदोबस्त में प्रारंभ, राजधानी ढाका से मकसूदाबाद यानी मुर्शिदाबाद बोलते स्थानांतर इसी ने की थी। किसने? मुर्शिद कुली खान ने। ये पूछा जा सकता है कि किसने ढाका से या मुर्शिदाबाद स्थानांतर की थी, तो मुर्शिद कुली खान ने। नेक्स्ट आगे देखते हैं अलीवर्दी खां 1740 से 1765 तक यूरोपीय शक्तियों की तुलना मधुमक्खी से की है। किस शासक ने यूरोपीय शक्तियों की तुलना मधुमक्खी से की? तो अलीवर्दी खां। इसका शासनकाल क्या था? 1740 से 1765 तक। ठीक है ना। प्रसिद्ध कथन क्या है इसका? कोर्ट भी पूछ लेते, यदि नहीं छेड़ा जाए तो शहद देंगी और यदि छेड़ दिया जाए तो काट काट कर मार देंगी। ये अलीवर्दी खां कहता था कि अंग्रेजों से कुछ ना कहो तो कोई बात नहीं, अगर छेड़ेंगे तो काट काट या हमें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। ये इसका कथन ही था। इसमें कही रहा है कि यदि इन्हें ना छेड़ा जाए तो वे शहद देंगी। ठीक है। इनसे कुछ ना कहा जाए तो प्रॉफिट देंगी, यदि छेड़ दिया जाए तो वे काट काट कर मार देंगी। इससे साफ दिखता है कि उसके अंदर एक डर है, एक डर भरा है, भय भरा है इसके अंदर, शासक के अंदर। अब आता है सिराजुद्दौला 1765 से 1757 तक। ठीक है ना। सबसे अच्छा शासक सिराजुद्दौला। अलीवर्दी खां का दोहिक पुत्र उत्तराधिकारी है। ब्लैक होल की घटना इसी के समय तो हुई थी, 12 जून 1765 में। पूछा जाता क्वेश्चन है ब्लैक होल की घटना क्या हुई थी? ब्लैक होल की घटना हुई थी, इसमें प्लासी के युद्ध रॉबर्ट क्लाइव प्राइत हुआ था। ठीक है ना। इसमें नेक्स्ट आता मीर कासिम 1760 से लेकर 1763 तक। अलीवर्दी खां के उत्तराधिकारी नवाबों में सबसे योग्य और पूर्णिया और रंगपुर का फौजदार पूर्व के हैं। ठीक है ना। राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगूर स्थानांतर की थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, किसने राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगूर स्थानांतर की थी? तो इसका आंसर होगा मीर कासिम। क्या होगा? मीर कासिम। नेक्स्ट कहते हैं सेना का गठन यूरोपीय पद्धति पर निश्चय किया था। कौन सा शासक था जिसने यूरोपीय पद्धति पर अपनी सेना का गठन किया या निश्चय किया? तो कौन था? मीर कासिम। मीर कासिम काफ़ी योग्य शासक था। ठीक है ना। मुंगेर यानी कि आप बिहार में, आप वर्तमान में बिहार में मुंगेर, तोपों तथा तोड़ेदार बंदूकें जो तोड़ के चलाई जाती थी, बंदूकें बनाने की व्यवस्था की थी। बक्सर के युद्ध में यह पराजित हो गया था। ठीक है ना। बक्सर के युद्ध में पराजित हो गया था। नेक्स्ट आगे देखते हैं इसमें रॉबर्ट क्लाइव आ रहा है, तो इसके समय में क्या क्या घटना हुई, कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हुई और कौन कौन से विद्रोह या कौन कौन सी संधियाँ हुई, देखते हैं। पहले इसे जन नेता सैनिक के रूप में जाना जाता था। ठीक है। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक इसी को कहा जाता है। सिराजुद्दौला को हराया, प्लासी का युद्ध हुआ। ठीक है। आगे चलते। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखने वाला शासक यानी कि वो था गवर्नर। ठीक है। आगे चलते। बंगाल का गवर्नर 1757 से 60 तक था, 1765 से 67 तक रहा। इलाहाबाद की संधि शाह आलम द्वितीय में 1765 में हुई थी। हमने आपको बताया था सिराजुद्दौला के साथ। पहले किसके हुई? शाह आलम के द्वितीय के साथ, दूसरे बार सिराजुद्दौला के साथ। नेक्स्ट आगे देखते हैं श्वेत विद्रोह यानी कि व्हाइट विद्रोह अंग्रेजों का। ठीक है। ये भी मोस्ट ऑफ संस्थापक बंगाल में लुटेरा राज्य यानी कि इसने बंगाल को काफ़ी लूटा था, बहुत ज़्यादा इसने रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल को लूटा था। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इस वीडियो को हम वही रखेंगे 30 मिनट से ज़्यादा नहीं रखेंगे। ठीक है। देखते हैं परीक्षा की दृष्टि से प्लासी, वर्तमान नाम प्लासी या प्लासी। ठीक है ना। का युद्ध मैदान पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में हुआ था। भागीरथी नदी पूछी जा सकती किस नदी के बीच? तो भागीरथी नदी के। नेक्स्ट आगे देखते हैं इसमें कंपनी द्वारा नियुक्त 2 उप दीवान के कार्य होते तो मोहम्मद रजा खान बंगाल के लिए और एक और थे राजा सिताव राय बिहार के लिए। ये पूछे जाते हैं, पीसीएस में पूछे जाएंगे, वनडे में इतना नहीं पूछे जाएंगे। वनडे एग्जाम में पूछे जाएंगे तो इतना वाले पूछे जाएंगे कि ये कौन था और किससे संबंधित था। तो बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? ये क्वेश्चन तो पूछा जाएगा। ठीक है ना। एसएससी वाले आप लोग ध्यान रखना, आएगा किसी न किसी एग्जाम में, किसी न किसी शिफ्ट में कभी भी आ सकता है कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो मीर जाफर था। ठीक है ना। इसी को थोड़ा देखते हैं, यहीं इस वीडियो को हम एंड करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर
1764 में समाप्त हुआ था, ठीक है ना। मीर कासिम अवध के नवाब सिराजुद्दौला, दिल्ली के मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बनाम अंग्रेज सरकार सेना की कमान। तो अंग्रेज सेना की कमान किसने संभाली थी? मेजर हेक्टर मुर्नो ने। जो बक्सर का युद्ध हुआ था, कौन कौन था उसमें? मीर कासिम था, अवध के नवाब सिराजुद्दौला थे, दिल्ली के मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय थे। 3 लोगों ने सेना इकट्ठी की थी लेकिन नहीं जीत पाए। बंगाल का तत्कालिक गवर्नर जनरल, वो नवाब भी पूछा तो कौन था? जाफर। कौन था? मीर जाफर। पूरा नाम इसका मीर जाफर है।